हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ, और उसमें हमने देख लिया था जो प्रोटोजोआ थे उनका जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन। अब देखो, जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं इनको इनके गमन अंगों के आधार पे, किसके आधार पे, गमन अंग या जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इनके आधार पे इनको क्या कर लिया, चार क्लास या चार वर्गों में क्या कर लिया, हमने डिवाइड कर लिया। तो देखो, हमने किसके आधार पे किया, गमन अंगों के आधार पे, गमन अंगों के आधार पे, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, लोको मोटरी ऑर्गन। ठीक है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इनके आधार पे हमने क्या कर लिया, इनको चार क्लास या वर्गों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। देखो, पहली क्लास है इसकी, वो कौन सी है, फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा। ठीक है, दूसरी इसकी जो क्लास है वो है सार्कोडीना। कौन सी है, सार्कोडीना। जो थर्ड क्लास है इसकी वो कौन सी है, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। और फोर्थ क्लास कौन सी है इसकी, सीलिएटा। ठीक है, अब देखो, गमन अंग या जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इसके आधार पे हमने क्या कर लिया, प्रोटोजोआ को चार क्लासों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहली कौन सी है, फ्लैजिलेटा, दूसरी है सार्कोडीना, तीसरी कौन सी है, स्पोरोजोआ, और चौथी और लास्ट कौन सी है, सीलिएटा। अब देखो, इन चारों क्लासों के जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो देखो, जो फ्लैजिलेटा वर्ग या जो क्लास के जो सदस्य हैं इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, फ्लैजिला है। क्या है, फ्लैजिला। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कसाबिका। क्या बोलते हैं, कसाबिका। ठीक है, और देखो, जो सार्कोडीना है, इस सार्कोडीना वर्ग के जो सदस्य हैं इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, कूटपाद। क्या है, कूटपाद। अब ये क्या है, कूटपाद, आगे देखेंगे। अब देखो, जो स्पोरोजोआ वर्ग या जो क्लास के जो सदस्य हैं इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो इनमें क्या होता है, अनुपस्थित। क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन या जो गमन अंग होता है वो अनुपस्थित होता है। और जो सीलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होती है पक्षमाभ। क्या होता है, पक्षमाभ, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सीलिया। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर पता चला कि सर जो फ्लैजिलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कसाबिका है, सार्कोडेना वर्ग के हैं उनका है कूटपाद है, सीलेटा का क्या है, पक्षमाभ है, और जो स्पोरोजोआ है उसमें गमन अंग क्या है, अनुपस्थित। ठीक है, अब देखो, जो स्पोरोजोआ के जो सदस्य होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, और ये किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं तो इनको लोकोमोटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इसी फ्लैजिलेटा वर्ग की। अब देखो, जो फ्लैजिलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं, जो फ्लैजिलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं, ठीक है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला हो गया। अब देखो, दूसरी बात ये देखो कि जो इनका जो बाह्य कंकाल होता है, क्या, इनका जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, वो बाह्य कंकाल किसका बना होता है, वो बना होता है सर पेलिकल का। किसका बना होता है, पेलिकल का। तो दूसरी बात हमने यहाँ पर देखी कि जो फ्लैजिलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं इनका जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना है, पेलिकल का बना है। ठीक है, और देखो, इनमें जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक, इनमें जो केंद्रक होते हैं तो अगर उनकी संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, केवल एक केंद्रक होता है। कितना केंद्रक होते हैं, केवल एक केंद्रक। फ्लैजिलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं उनमें जो केंद्रक होंगे वो कितने होंगे, केवल एक होगा। और देखो, इनमें जनन की बात करें, जनन की बात करें तो इनमें कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। फ्लैजिलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं उनमें जनन कौन सा है, अलैंगिक जनन। और जो लैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, इनमें अनुपस्थित। लैंगिक जनन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, और अलैंगिक जनन क्या होता है, इनमें उपस्थित। अब देखो, जो अलैंगिक जनन होता है इनमें वो कौन सी विधि से होता है, वो होता है अनुदैर्घ्य विधि से। द्विविभाजन, द्विविभाजन अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। इसका मतलब समझो, देखो, ये मेरे पास पेन है, अगर इसको मैं ऐसे सीधा काटूं तो ये विभाजन कौन सा हुआ, अनुदैर्घ्य, और इसको अगर ऐसे काटूं तो ये कौन सा हुआ, अनुप्रस्थ। तो इनमें जो विभाजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, द्विविभाजन, मतलब दो टुकड़ों में टूटेगा। अब दो टुकड़ों में ऐसे भी टूट सकता है और ऐसे भी टूट सकता है। तो ठीक है, इनमें जो विभाजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, अनुदैर्घ्य। क्या करेगा,
ऊपर से क्या होगा, नीचे तक क्या कटेगा, सीधा कटेगा। तो कौन सा विभाजन होगा इनमें, अनुदैर्घ्य विभाजन। और इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित। लैंगिक जनन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो डायग्राम से समझना, एक डायग्राम ले लेते हैं प्लस। अब देखो हम पढ़ रहे थे फ्लैजिलेटा, तो पढ़ रहे थे। अब जो फ्लैजिलेटा है इसका एक सदस्य है युग्लिना। क्या है, युग्लिना। अब ये जो ये युग्लिना है ये क्या है, एक एनिमल है। क्या है, एक एनिमल या एक क्या है, जंतु है। अब समझो, देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट किन में उपस्थित होता है सर, ये प्लांट्स में होता है। किन में होता है, प्लांट्स में। अब ये प्लांट्स के अलावा एक जीव है उसमें उपस्थित है और उसका नाम क्या है, युग्लिना। क्या नाम है, युग्लिना। मतलब युग्लिना के अंदर भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होता। क्या है, क्लोरोप्लास्ट किन में होता है, पादपों में होता है। और पादपों में ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्या करता है, क्रिया करता है। और क्रिया करके क्या करता है, पादपों के लिए भोजन बनाता है। लेकिन ये किस में है, युग्लिना में है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या कर लेगा, भोजन का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा, भोजन का निर्माण कर लेगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो युग्लिना है, इसी युग्लिना में क्या होता है, जंतुओं के समान भी क्या होता है, ये भोजन ग्रहण करता है। कैसे करेगा, पास में जब ये युग्लिना पानी में होगा, इसके पास में क्या होगा, कोई भोज्य पदार्थ आएगा तो ये क्या कर लेगा, उसको अंदर ग्रहण कर लेगा। और अंदर ग्रहण करके क्या कर लेगा, उससे पोषण प्राप्त कर लेगा। तो देखो युग्लिना में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। होने के लिए तो किन में होती है, पादपों में होती है। लेकिन ये एकमात्र जीव है जिसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इस युग्लिना को, किसको, युग्लिना को पादप व जंतुओं की योजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो पादपों के जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर कैसे हैं, जंतुओं के जैसे। पादपों वाला कैरेक्टर क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, जंतुओं में नहीं होता लेकिन इसमें है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछ लेगा कि पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी है, तो आप क्या बताओगे, युग्लिना। ठीक है। अब देखो इसमें एक संरचना और होती है, फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। और ये फोटो रिसेप्टर क्या करता है, इस युग्लिना को प्रकाश की तरफ लेके जाता है। क्या करता है, प्रकाश की तरफ लेके जाता है, और प्रकाश से दूर लेके जाता है। प्रकाश के पास लेके जाता है और प्रकाश से दूर लेके जाता है। अब देखो यहाँ पर एक आपको एक संरचना दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इसी संरचना से क्या होता है, इसमें जो कशाभिकाएं होती है, कशाभिकाएं वो निकली हुई होती है। अब देखो जो ये वाली संरचना है, इसका जो आगे एक नली के समान जो संरचना है, इसको बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। और जो पीछे की तरफ जो एक चौड़ा सा जो ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। अब देखो, और जो ये बीच में नली के समान जो संरचना है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंक्स। देखो पीछे की तरफ एक फूली हुई संरचना है, इसको रिसीवर। आगे जो मुख है, मुख, इसको बोलते हैं साइटोस्टोम। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक नली के समान संरचना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंक्स। अब देखो आपको पता है जो युग्लिना है, इसका जो गमन अंग या लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, फ्लैजिला है। क्या है, फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला कहाँ से निकलती है, इसी रिसीवर वाले भाग से निकलती है। अब देखो यहाँ से दो निकलती है, यहाँ पे दो निकली हुई है, लेकिन मुख से बाहर कितनी निकल रही है, केवल एक ही। तो अगर आपसे पूछे कि जो क्या है, युग्लिना है, इस युग्लिना में कितनी कशाभिकाएं होती है, तो आप बताओगे सर दो होती है। और इनमें से एक क्या होती है, बाहर निकली होती है, और दूसरी क्या रहती है, आशय के अंदर ही रहती है। ठीक है। टोटल कितनी कशाभिकाएं हैं, दो कशाभिकाएं हैं, जिनमें से एक कशाभिका आशय के अंदर ही है, और दूसरी कशाभिका जो साइटोस्टोम या जो कोशिका मुख है, इससे बाहर निकली हुई होती है, जो क्या करती है, इस युग्लिना की
गमन में सहायता करती है, साथ में ही भोजन को ग्रहण करने में भी क्या करती है, सहायता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। मैंने बताया कि जो फ्लैजिलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस या जो केंद्रक होते हैं वो कितने होते हैं, केवल एक ही। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। तो देखो ये एक केंद्रक है, और आपको पता है केंद्रक के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, बोले तो डीएनए, डीएनए, आरएनए। ठीक है, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, जो आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण, इन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये बता दिया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यूग्लिना में क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या कर रहा है, इसके लिए भोजन बना रहा है। अब देखो इसमें क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है, जिनको हिंदी में बोलते हैं संकुचनशील धानी। क्या बोलते हैं, संकुचनशील, संकुचनशील धानी। अब देखो इस संकुचनशील धानी के द्वारा क्या होगा कि जो युग्लिना है, इस युग्लिना में जो पराशरण दाब की क्रिया है, पराशरण दाब और जो उत्सर्जन की क्रिया है वो इसके द्वारा होगी। कैसे होगी, देखो जब इसमें क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, तो क्या हो जाए, अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, और ये अपशिष्ट पदार्थ किसमें इकट्ठे हो जाएंगे, इसी संकुचनशील धानी में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जब संकुचनशील धानी में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये संकुचनशील धानी कहाँ पर आ जाएगी, सतह के पास आ जाएगी। सतह के पास आकर ये क्या होगी, फट जाएगी। जब ये फटेगी, यहाँ पे पास आके ये फटेगी, तो इसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ पर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा काम क्या कर रही है, इसके जो युग्लिना है, इस युग्लिना में जो अतिरिक्त जो जल की मात्रा है उसको भी ये क्या करती है, कंट्रोल। कैसे करेगी, जो अतिरिक्त जल होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और ये क्या करेगी, सतह के पास आके फट जाएगी, जिससे क्या होगा, जो अतिरिक्त जल है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो तो पीछे जाना वापस। पहले वाले पेज में मैं काम कर रहा था, चलो कोई ना। ठीक है, अब देखो दूसरा है, दूसरी क्लास है सार्कोडीना। कौन सी है, सार्कोडीना। दूसरी क्लास कौन सी है, सार्कोडीना। ठीक है, अब देखो जो सार्कोडीना, जो जो सार्कोडीना क्लास के जो सदस्य हैं उनका जो गमन अंग होता है, गमन अंग वो क्या होता है, उनका गमन अंग होता है कूटपाद, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियम। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियम। अब देखो ये क्या है, अमीबा है। क्या है, अमीबा। अब देखो जो अमीबा में आपको ये उबार के समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्या है, कूटपाद। क्या है, कूटपाद। ये क्या है, कूटपाद। और ये अमीबा क्या करती है, इन्हीं के द्वारा क्या करती है, गमन करती है। तो देखो स्यूडोपोडियम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, इसके गमन अंग है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो सार्कोडीना है इसका जो गमन अंग होता है, गमन अंग, गमन अंग वो क्या होता है, गमन अंग क्या होता है इसका, कूटपाद होता है। क्या होता है, कूटपाद होता है। दूसरा देखो, जो इसके जो सदस्य होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकते हैं। इसमें केंद्रक एक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। और इसका जो बाह्य कंकाल होगा, इस क्लास के जो सदस्य हैं इनका जो बाह्य कंकाल होगा वो क्या होगा, इनमें अनुपस्थित। क्या होगा, अनुपस्थित। अब देखो बाह्य कंकाल अनुपस्थित होने से क्या होगा कि इनके जो शरीर की जो आकृति है वो क्या होगी, निश्चित नहीं होगी। इनकी शरीर की आकृति निश्चित नहीं होगी, मतलब इनके शरीर की आकृति चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्यों चेंज होती रहेगी, क्योंकि इनके अंदर क्या है, जो बाह्य कंकाल है वो क्या है, अनुपस्थित है। और अनुपस्थित होने के कारण क्या हो रहा है कि इनके शरीर की आकृति फिक्स नहीं है, मतलब परिवर्तनशील है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया बाह्य कंकाल क्या है, अनुपस्थित। ठीक है, और देखो इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, इनका जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य दो भागों में व्यक्त रहता है। एक भाग तो किसकी तरफ रहता है, परिधि की तरफ रहता है। किसकी तरफ रहता है, परिधि की तरफ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। और जो दूसरा भाग होता है
वो क्या होता है, केंद्र की तरफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। तो देखो हमने यहाँ पर देखा कि जो अमीबा है, इस अमीबा या हम यूँ बोल सकते हैं जो सार्कोडेना वर्ग के जो सदस्य हैं, इनका जो कोशिका द्रव्य है ये कितने भागों में विभक्त रहेगा, 2 में रहेगा। एक भाग तो क्या होगा, परिधि की तरफ रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म, और दूसरा भाग किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो बाहर की तरफ है वो मतलब परिधि के पास में, और अंदर की तरफ है वो कहाँ पर है, केंद्र में। अब देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, ठीक है, ये कौन सा है, एक्टोप्लाज्म। कौन सा है, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और जो बीच में जो ये कोशिका द्रव्य है जो बीच में भरा हुआ है, ये कौन सा है, एंडोप्लाज्म। कौन सा है, एंडोप्लाज्म। कौन सा है, एंडोप्लाज्म। तो यही तो देखा कि जो अमीबा है, इस अमीबा का जो कोशिका द्रव्य है 2 भागों में विभक्त है। एक तो क्या है, परिधि की तरफ मतलब किनारे की तरफ, वो कौन सा है, एक्टोप्लाज्म। और जो दूसरा भाग क्या है, केंद्र की तरफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इनमें जनन की बात करें, अगर इनमें जनन की बात करें कि जो सार्कोडीना क्लास है, इसमें अगर जनन की बात करें, जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वो क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है। और वो कैसे होता है, द्विविखंडन द्वारा। कैसा होता है, द्विविखंडन द्वारा। और इसमें जो द्विविखंडन होता है वो किस प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ प्रकार का। कैसा होता है, अनुप्रस्थ प्रकार का। अब समझना कैसे, कि देखो विखंडन के द्वारा क्या हो रहा है, इसमें जनन हो रहा है। तो मैंने बताया विखंडन के एक तो होता है अनुदैर्घ्य होता है, दूसरा कौन सा है, अनुप्रस्थ। ये देखो पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसको अगर मैं ऐसे काटूं, सीधा काटूं, तो ये कौन सा विभाजन हुआ, अनुदैर्घ्य। और ऐसा काटा तो कैसा हो गया, अनुप्रस्थ। अब इसमें द्विविभाजन हो रहे, मतलब एक जीव से कितने टुकड़े होंगे, 2। और वो टुकड़े कैसे होने चाहिए, अनुप्रस्थ, ऐसे कटना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, द्विविखंडन हो रहा है, और किस प्रकार से हो रहा है, अनुप्रस्थ प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा है फ्लैजिलेटा, पढ़ा है इससे पहले, अब पढ़ा है सार्कोडीना। तो सार्कोडीना वर्ग के जो सदस्य हैं, सार्कोडीना वर्ग के जो सदस्य हैं, इनका जो गमन अंग है वो क्या है, कूटपाद या सूडोपोडिया। क्या है, कूटपाद या सूडोपोडिया, ठीक है। अब देखो इस वर्ग के जो सदस्य हैं, इस वर्ग के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनमें जो बाह्य कंकाल होता है वो अनुपस्थित होता है। क्या होता है, बाह्य कंकाल अनुपस्थित। अब बाह्य कंकाल अनुपस्थित होने के कारण क्या होगा, इसके शरीर की कोई फिक्स आकृति या शेप नहीं होती है। मतलब इनका जो आकार या जो आकृति होती है वो कैसी होती है, परिवर्तनशील। कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। फिर हमने बात किया कि जो इनका जो कोशिका द्रव्य है, इस वर्ग के जो सदस्य हैं, इनका जो कोशिका द्रव्य है ये 2 भागों में विभक्त रहता है। एक तो परिधि की तरफ रहता है, और एक क्या होता है, अंदर की तरफ रहता है। जो परिधि की तरफ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि की तरफ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर की तरफ रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। फिर हमने देखा कि इनमें जनन, देखो इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो तो उपस्थित होता है, और लैंगिक जनन क्या होता है, अनुपस्थित। लैंगिक जनन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो द्विविखंडन के द्वारा होता है। और इसमें जो द्विविखंडन होगा वो किस प्रकार से होगा, अनुप्रस्थ रूप से। कैसे होगा, अनुप्रस्थ रूप से। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसके कुछ सदस्य हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका सदस्य हैं, एक तो है अमीबा, ठीक है, एक तो है अमीबा और दूसरी है एंट अमीबा कुछ। अब देखो समझना कि इनके अंदर क्या होती है, संकुचनशील दानी होती है। इस वर्ग के जो सदस्य हैं उनमें क्या है, संकुचनशील दानी। क्या है, संकुचनशील दानी। अब देखो जो संकुचनशील दानी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इनके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालती है, साथ में ही इनके शरीर में जो जल की अतिरिक्त मात्रा है उसको भी ये क्या करती है, बाहर निकालती है। साथ में जो प्राशन दाब है उसका भी क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, इसके पास में यहाँ पे देखो ये क्या है, कोई भोजन आया, भोजन ये क्या कर लेगी, फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा इस भोजन को क्या कर लेगी, अंदर ग्रहण कर लेगी। अब ये भोजन अंदर आ गया, अंदर आने के बाद में इसका क्या होगा, पाचन होगा। पाचन होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे। क्या बनेंगे, कुछ अपशिष्ट पदार्थ।
ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे और वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में इकट्ठे हो जाएंगे। वैक्यूल्स में इकट्ठे होने के बाद ये वैक्यूल्स कहाँ पर आएगी, सतह के पास में आएगी और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, फट जाएगी, फटेगी, तो ये कहाँ पर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रकार क्या होगी, जल की अतिरिक्त मात्रा होगी उसको भी ये बाहर निकाल देगी, क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें जो संकुचनशील धानी होती है या जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, केवल अलवणीय जल या हम बोल सकते हैं जो फ्रेश वाटर है उसी में क्या होगी उपस्थित। जो अलवणीय जल या जो फ्रेश वाटर में जो जीव उपस्थित होते हैं उन्हीं में क्या होती है, उपस्थित होती है। इसके अलावा जो कैसे हैं, परजीवी हैं और कैसे हैं, जो मेराइन वाटर या जो समुद्री जल में रहते हैं उनमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी वो केवल किन में होगी, जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं उनमें होगी। इसके अलावा जो लवणीय जल और जो परजीवी होते हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसका काम भी बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक है अमीबा। क्या है, अमीबा। ठीक है, ठीक है, अमीबा में तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होती है, उपस्थित होती है। और इसके अलावा कौन सा होता है, एक एंट अमीबा होता है। कौन सा होता है, एंट अमीबा स्टोलाइटिका। कौन सा होता है, एंट अमीबा स्टोलाइटिका। जो एंट अमीबा स्टोलाइटिका है ये क्या करता है, मनुष्य में एक रोग उत्पन्न करता है जिसको बोलते हैं अमीबिया पेचिस। क्या बोलते हैं, अमीबिया पेचिस। इस अमीबिया पेचिस में क्या होता है कि जो मल है उस मल के साथ श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। साथ में ही अगर ये रोग अधिक फैल जाए तो क्या होगा, मल के साथ में जो ब्लड है उसका भी क्या होगा, स्त्रावण होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जो एंट अमीबा स्टोलाइटिका है इसके कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है, अमीबिया पेचिस। कौन सा होता है, अमीबिया पेचिस। ठीक है, अब देखो जो तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास है इसकी, वो कौन सी है, वो है देखो जो इसकी जो तीसरी क्लास है वो है सीलिएटा। कौन सी है, सीलिएटा। कौन सी है, सीलिएटा, सीलिएटा। ठीक है, अब देखो जो सीलिएटा वर्ग के जो सदस्य हैं उनका जो अगर गमन अंग की बात करें, किसकी बात करें, गमन अंग की बात करें, किसकी बात करें, गमन अंग की बात करूं तो इनका जो गमन अंग होता है वो क्या होता है, सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया। क्या होता है, सीलिया। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभ। क्या बोलते हैं, पक्षमाभ। पक्षमाभ। ठीक है, अब देखो जो सीलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं, सीलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं, सीलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं इनका जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, वो बाह्य कंकाल, जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है, पेलिकल का बना होता है। किसका बना होता है, पेलिकल का बना होता है। किसका बना होता है, पेलिकल का बना होता है। अब बाह्य कंकाल है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो आकृति होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। कैसी होगी, निश्चित होगी। मतलब इनकी जो शरीर की आकृति है वो परिवर्तित नहीं होगी। अब देखो अगर संकुचनशील दाहिनी की बात करें, किसकी, संकुचनशील दाहिनी की बात करें तो इस वर्ग के जो सदस्य हैं इनमें क्या है, संकुचनशील दाहिनी क्या होती है, उपस्थित होती है। और उनकी संख्या कितनी होती है, दो। मतलब इनमें दो संकुचनशील दाहिनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं दो संकुचनशील दाहिनी। अब देखो काम वही है, उत्सर्जन का हो गया, ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन या पराशरण दाब का। अब देखो इनमें दो होती है। अब एक तो क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्र संकुचनशील दानी। क्या बोलते हैं, अग्र संकुचनशील अग्र संकुचनशील दानी। और एक होती है पीछे की तरफ होती है जिसे पश्च संकुचनशील दानी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है अग्र, क्या होता है, अग्र। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, संकुचनशील दानी। यहाँ पे लिखा है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर का मतलब होता है पश्च
और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, संकुचनशील दानी। तो इसके अंदर संकुचनशील दानियों की संख्या कितनी है, 2 है। एक तो आगे की तरफ है और एक क्या है, पीछे की तरफ है। दोनों का काम क्या है ये बता दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो इस वर्ग के जो सदस्य हैं, बात करें जैसे पैरामीशियम हो गया, ये क्या करता है, इसमें कोशिका मुख होता है। क्या होता है, कोशिका मुख। क्या होता है, कोशिका मुख। इस कोशिका मुख से ये क्या करता है कि जो भोज्य पदार्थ है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक कोशिका गुद्दा भी होता है। क्या होता है, कोशिका गुद्दा भी होता है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, जो पचित भोजन है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब देखो जो ये क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इनके बारे में बता दिया। अब इसके अलावा देखो जो इस वर्ग के जो सदस्य हैं, इस वर्ग के कौन से वर्ग के, सिलेटा वर्ग के जो सदस्य हैं, इनमें 2 केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। एक केंद्रक तो कैसा होता है, बड़ा होता है। एक केंद्रक कैसा होगा, बड़ा होगा, और दूसरा कैसा होगा, छोटा केंद्रक होगा। जो बड़ा केंद्रक होता है उसको बोलते हैं दीर्घ केंद्रक। कौन सा बोलते हैं, दीर्घ केंद्रक। और जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लघु केंद्रक। क्या बोलते हैं, लघु केंद्रक। अब देखो जो दीर्घ केंद्रक है इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और इसको बोल सकते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं इस वर्ग के सदस्यों में। जैसे हमने यहाँ पर देखा पैरामीशियम, इसके अंदर भी 2 है। देखो एक तो है मैक्रो न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ केंद्रक। क्या बोलते हैं, दीर्घ केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा, एक छोटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस या लघु केंद्रक। ये तो बताया 2 केंद्रक हैं, लघु केंद्रक, ठीक है। और देखो इस वर्ग के जो सदस्य हैं इनका जो कोशिका द्रव्य या जो साइटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये 2 भागों में विभक्त रहता है। एक भाग तो क्या है, परिधि की तरफ है, और दूसरा भाग कहाँ है, केंद्र की तरफ। जो परिधि की तरफ होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। और जो केंद्र की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में आओ, एक्टो और एंडो कहाँ पर है। देखो ये परिधि के पास में है एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और देखो ये मध्य में है, इसको क्या बोल रहा है, एंडोप्लाज्म। क्या बोल रहा है, एंडोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसमें फूड वैक्यूल्स। क्या है, फूड वैक्यूल्स, ठीक है। फूड वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। और खाद्य रिक्तिका का काम क्या है, जो भोजन है उस भोजन का क्या करना है, पाचन। भोजन का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। अब देखो ये अंदर छोटी छोटी बालों के समान संरचनाएं दिख रही है आपको, इनको बोलते हैं ट्राइकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ट्राइकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ट्राइकोसाइट्स, ठीक है। अब देखना ये ट्राइकोसाइट्स क्या काम करते हैं, समझना। देखो जो ये पैरामीशियम है, इसका जो एक्टोप्लाज्म वाला भाग है, इसमें छोटी छोटी बालों के समान संरचनाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोसाइट। क्या बोलते हैं, ट्राइकोसाइट। और ये ट्राइकोसाइट क्या हो जाती है, जब इस पैरामीशियम के पास में कोई इसका शत्रु आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये उत्तेजित हो जाएगी। और उत्तेजित होकर क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। उत्तेजित होकर क्या करेगी, बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगी। और ये आगे से कैसी होती है, तीखी होती है, भाले के समान कैसी होती है, आगे से तीखी होती है, जिससे ये क्या करेगा, जो अपने परभक्षी हैं उन परभक्षियों से ये क्या करेगा, अपनी सुरक्षा करेगा। तो इतना याद रखना, जो ट्राइकोसाइट्स है ये इसके एक्टोप्लाज्म वाले भाग में उपस्थित होती है। ट्राइकोसाइट्स क्या होती है, इसके एक्टोप्लाज्म वाले भाग में क्या होती है, उपस्थित होती है। जैसे ही इसका कोई शत्रु या कोई परभक्षी इसके पास आएगा तो ये ट्राइकोसाइट्स हैं, ये क्या हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। और उत्तेजित होकर बाहर की तरफ निकल जाएगी। धागे के समान संरचनाएं हैं, जो आगे से कैसी है, तीखी है, जो क्या करेगी, इसको जो परभक्षी या जो इसके जो शत्रु हैं उनसे क्या करेगी, इसको बचाएगी। तो जो ट्राइकोसाइट्स है ये क्या है, एक क्या है, सुरक्षा उपकरण है, जो उत्तेजित होकर बाहर निकल जाता है। आपसे पूछ लेगा कि पैरामीशियम के कौन से भाग में होता है, एक्टोप्लाज्म वाले या एंडोप्लाज्म वाले, तो आप क्या बताओगे, सर एक्टोप्लाज्म वाले भाग में क्या होता है, ये उपस्थित होता है।
ये फूड वैक्यूल्स आ गए, इनके बारे में बता ही दिया आपको। माइक्रो न्यूक्लियस के बारे में, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में बता ही दिया आपको, ठीक है। अब देखो, अब जो ये पैरामीशियम है, इसके बाहर की तरफ देखो छोटी छोटी बालों के समान जो ये देखो ब्लैक कलर की संरचनाएं दिखाई दे रही है। पूरे शरीर पे क्या है, छोटी छोटी बालों के समान संरचनाएं हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। और इसी सीलिया के द्वारा ये क्या करता है, गमन। जब भी इसको गमन करना होगा तो इसी सीलिया के द्वारा ये क्या करेगा, गमन करेगा। जैसे जब हमारे को क्या होता है, जब हम पानी में तैरते हैं तो हाथों को ऐसे आगे पीछे करते हैं, हाथों को ऐसे आगे पीछे करते हैं, और आगे पीछे करके क्या करते हैं, जो पानी है उस पानी को हम पीछे धकेलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हाथ को आगे लाएंगे, फिर क्या करेंगे, पानी को पीछे धकेलेंगे, जिससे क्या होगा, पानी तो पीछे की तरफ जाएगा और हम क्या कर देंगे, आगे की तरफ चलते जाएंगे। इसी प्रकार इसमें क्या है, इसके पूरे शरीर पे क्या छोटी छोटी बालों के समान संरचनाएं हैं, और ये क्या है, जब ये गति करता है तो ये क्या करती है, पानी को पीछे की तरफ धकेलती है। क्या करती है, पानी को पीछे की तरफ धकेलती है। जब ये पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा तो ये पैरामीशियम क्या करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा, गति करेगा। तो पैरामीशियम की जो गति में सहायता या गमन में सहायता कौन कर रहा है, सीलिया कर रहा है। और इस पैरामीशियम के पूरे शरीर पे क्या है, पूरे शरीर पे क्या है, छोटी छोटी बालों के समान संरचनाएं हैं, जिनको हम बोल रहे हैं सीलिया। और इसी सीलिया के द्वारा ये पैरामीशियम क्या करता है, गति या गमन करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। ये सारा कुछ आपका हो गया। अब देखो, हमने पढ़ लिया कौन कौन सा, हमने पढ़ लिया सर फ्लैजिलेटा पढ़ लिया, सार्कोडिना पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया, सीलेटा पढ़ लिया। अब देखो लास्ट क्लास कौन सी बच गई, लास्ट क्लास बच गई सर हमारी, अब देखो लास्ट क्लास चौथी क्लास कौन सी है, स्पोरोजोआ। कौन सी है, स्पोरोजोआ। देखो ध्यान से समझना, सब कुछ क्लियर होगा इसी क्लास में। देखो जो चौथी क्लास है वो कौन सी है, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ कौन सी है, स्पोरोजोआ। अब देखो जो स्पोरोजोआ के जो सदस्य हैं, स्पोरोजोआ के जो सदस्य हैं, इनमें जो गमन अंग होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित। इनमें जो गमन अंग होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का गमन अंग नहीं होता है। और जो देखो आप समझो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनमें जो गमन अंग है, गमन अंग वो क्या है, अनुपस्थित। इस वर्ग में क्या है, गमन अंग अनुपस्थित है, ठीक है। गमन अंग अनुपस्थित क्यों, समझो कि इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, पैरासाइटिक। कैसे हैं, पैरासाइटिक बोले तो परजीवी। मतलब ये भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर में रहेंगे। अब जब इनको एक जगह पड़े पड़े इनको भोजन मिल जाएगा तो इनको क्यों चाहिए चलने के लिए, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये परजीवी होते हैं और ये किसी दूसरे जीव, या हम यूँ बोल सकते हैं परपोषी के शरीर से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इनको भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, इसलिए इनमें क्या होते हैं, गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। अब देखो इनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक वो केंद्रक भी क्या होता है, केवल एक केंद्रक होता है। कितने केंद्रक होते हैं, केवल एक केंद्रक। और इनके शरीर के चारों तरफ मोटा बाह्य कंकाल होता है। और वो बाह्य कंकाल किसका बना होता है, पेलिकल का। किसका बना होता है, पेलिकल का। देखो इनका जो बाह्य कंकाल है वो क्या है, पेलिकल है। और पेलिकल इनमें क्या होती है, एक मोटी परत। क्या है, मोटी परत। अब देखो मोटी, इसकी जो पेलिकल है वो मोटी परत क्यों, समझो। अब देखो जो आपको पता है कि स्पोरोजोआ के जितने भी सदस्य हैं, ये क्या है, परजीवी है। मतलब दूसरे जीव के शरीर में रहेंगे। अब दूसरे जीव के शरीर में रहेंगे तो वहाँ पर ये उसके एंजाइमों द्वारा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। उनके एंजाइमों द्वारा ये क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इनका जो बाह्य कंकाल है, जो किसका बना है, किसका बना है, पेलिकल का। सॉरी, किसका बना है, पेलिकल का। वो कैसा होता है, मोटा होता है, जिससे ये उनके शरीर में जो एंजाइम है उनसे क्या कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, ठीक है। अब देखो अगर इनमें जनन की बात करें, किसकी बात करें, जनन की बात करूं मैं इनमें, तो इनमें जो जनन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन, ठीक है। वो अलैंगिक जनन होता है बहुविखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बहुविखंडन के द्वारा। मतलब इस वर्ग के जो सदस्य हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और प्रत्येक टुकड़े से क्या होगा, एक नए जीव या नए शरीर का क्या हो जाएगा, निर्माण।
और इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो लैंगिक जनन भी क्या होता है, उपस्थित होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन भी क्या होता है, उपस्थित होता है। और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणु जनन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, बीजाणु जनन क्रिया के द्वारा। ठीक है, देखो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।